ओके, आज हमारे साथ मिस स्वाति वाघ आए हैं। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अटैक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड हमने आज उनको बुलाया है अटैक्सिया के बारे में जो है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल अटैक्सिया अवेयरनेस डे, दैट इज़ टुडे 25 सितंबर। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप प्लीज आपका एक्सपीरियंस और आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। शुरू करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं मैम? हाँ, मैं स्वस्ति वाघ हूँ, इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश से। मैं अटेक्सिया पेशेंट हूँ। मुझे फेड्रिक अटेक्सिया है पिछले 30 सालों से, और अभी मैं कंप्लीटली व्हीलचेयर पे हूँ, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। I have done MSc in applied mathematics, but because of my problems, I could not do job, etc. So I started tuitions at home just after MSc. पर वो भी मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाई, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये अटेक्सिया की जो प्रॉब्लम मुझे है उसमें उसके कारण से अवेयरनेस न होने के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमने अटेक्सिया अवेयरनेस के लिए स्टेप ली। तो पहले हम इंदौर में ही अवेयरनेस का करते थे, अटेक्सिया अवेयरनेस। पर अभी 2017 में मैंने अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी की स्थापना की। तो इसमें मुझे काफ़ी ये डॉक्टर पुराणिक जो यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की, और उनकी मदद से मैंने फिर अटेक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी बनाई, और अभी मैं प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ एज प्रेसिडेंट। तो हम इस साल अवेयरनेस के लिए आपके कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं मैम? अवेयरनेस के लिए अभी तो मेनली पेशेंट अवेयरनेस, पेशेंट में भी अटेक्सिया के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी कि काफ़ी रेयर डिजीज है, इसी कारण उनको कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाती कहीं से भी। तो उनको इस बात की जानकारी होना, और चूंकि ये रेयर डिसीज है और प्रोग्रेसिव डिसीज है, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे खराब होती जाती है। तो वो इसके लिए उसको ये ना प्रोलॉन्ग कर सके, वो अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सके इस डिसीज के बावजूद भी, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो काफी मदद कर सकती है। डाइट कंट्रोल उनका, ये सब चीजें काफी हेल्पफुल है उनके, जो उनको प्रोलॉन्ग करती है लाइफ को, अच्छे से लीड कर सकते हैं वो लाइफ। तो इसकी हम जानकारी पेशेंट्स को दे रहे हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं अटेक्सिया यानी डिसेबल्ड लोगों के लिए, गवर्नमेंट्स की क्या प्लान है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उनको। ओके, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई है आपको बुला के। हम वेबिनार अरेंज करते हैं पेशेंट के लिए, पर इसके पहले हम इंदौर में कैंप्स अरेंज करते थे, तो उसमें पेशेंट को जो भी जरूरी वॉकिंग एड्स वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके अलावा उनके सर्टिफिकेट बनाना, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, पेंशन एक्सेट्रा के लिए वो भी हमारा काम चालू था यहाँ पे। ओके मैम, आप हमें अटैक्सिया के बारे में बता सकते हैं, अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना हो अबाउट अटैक्सिया, तो हम क्या जानकारी देंगे उनको? Ataxia is actually not a disease,
but it is condition, a neurological condition of incoordination in imbalance. So it is genetic as well as non-genetic. So there is cure of some non-genetic ataxias, which are because of some reason, such as medical condition, side effect of any medicine, और some सिर पे चोट लगना, केमिकल्स का इफेक्ट, इन सब के कारण होता है। और जेनेटिक अटेक्सिया के लिए अभी तक कोई क्योर नहीं है। ओके ओके तो जेनेटिक अटेक्सिया जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, यानी उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो इसमें क्योर न होने से और भी ज्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को। जैसे कि आपने बताया आपको 30 साल पहले ये डायग्नोसिस पता चला अपना, 30 साल पहले आपने हमें बताया कि आपको ये डायग्नोसिस अपना 30 साल पहले पता चला। हाँ, तब और अब में आपको क्या डिफरेंस दिखता है या क्या बदलाव आया है मेडिकल फैसिलिटीज में या इंडिया में इस कंडीशन के साथ जीने में कैसे डिफरेंसेस महसूस हो रहे हैं अभी? ये जब मुझे ये 10th पे मुझे सिम्टम्स इसके ज्यादा मालूम पड़ने लगे थे, तो मैं चलते चलते एकदम से गिरना और इस तरह के डार्क हो, बिल्कुल अंधेरा हो, तो मुझे बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इस तरह की, पर वो हमने डॉक्टर्स को भी बताया, बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया, लेकिन तब डायग्नोस नहीं हुआ। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट को बताया हमने, और उन्होंने डायग्नोस किया हमको कि ये अटेक्सिया है। पर फिर भी तब भी हमको नहीं पता था कौन सी टाइप का अटेक्सिया है। तो फिर 2010 में मैंने हैदराबाद गई थी, तो वहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग करवाया हमने, डीएनए टेस्ट। तो उससे मालूम पड़ा कि मुझे फेड्रिक अटेक्सिया है। बता सकते हैं? पूरा एजुकेशन मैंने ऐसे बीएससी के बाद ज्यादा तकलीफ होने लगी थी मुझे ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं सपोर्ट लेके या हाथ पकड़ के इस तरह से चलती थी, और मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया था एमएससी, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ओके, अटैक्सिया का आपके स्पीच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आप बताएंगे? हेलो, हाँ, अटैक्सिया का आपके स्पीच के ऊपर, कम्युनिकेशन ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आप बताएंगे हमें? वैसे मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी स्पीच ज्यादा अफेक्ट नहीं हुई है। थोड़ा सा प्रभाव है उसका, पर अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो कंट्रोल कर सकती हूँ मैं उसको। इसके अलावा मैं स्पीच थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहती हूँ, तो मुझे जब भी ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो मैं तुरंत एक्सरसाइज वगैरह करके उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। तो आपका ट्रीटमेंट के बारे में आपने जैसे बताया कि जब महसूस हो ज़रूरत तो आप स्पीच थेरेपी लेती है, और आपने बताया कि आपके चलने फिरने में दिक्कत ओवर द इयर्स आ गई, आपको सपोर्ट की ज़रूरत लग गई, अभी आप व्हीलचेयर बाउंड है। तो ये फिजिकल बैरियर्स के बारे में तो हमें जानकारी है कि बाहर जाना, पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस ना होना, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे इमोशनल या साइकोलॉजिकल क्या दिक्कतें आती है फ्रॉम द सोसाइटी वाइल, मतलब बाहर जाने में, घुल मिलने में आपको कोई लिमिटेशंस जो महसूस हुई है, उस बारे में कुछ कहना चाहेगी आप?
लिमिटेशंस ऐसे कि यहाँ एक तो इंडिया में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम तो होती है। और दूसरा, अडेक्सिया एक रेयर डिसीज होने के कारण लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, और डॉक्टर्स भी काफी इन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो कुछ डॉक्टर्स को पता है लेकिन कुछ को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। यानी ये डॉक्टर्स को जानकारी न होना है, पेशेंट ज्यादा सफर करता है इसके पीछे। और हाँ, जैसे आपने बताया कि आपके सिम्टम्स 10th में दिखने लग गए थे, बट डायग्नोसिस होने तक आप फर्स्ट ईयर में थी, तो आपके डायग्नोसिस में ही 1-2-3 साल निकल गए। हाँ, शायद तब अगर ट्रीटमेंट चालू हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। बेहतर होता या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ट्रीटमेंट तो है नहीं है सच। पर उस समय भी मालूम पड़ता है कि फिजियोथेरेपी वगैरह करने से कंट्रोल में रहेगा, तो हम तब से ही फिजियोथेरेपी वगैरह स्टार्ट कर रहे थे, तो शायद और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते थे व्हीलचेयर पे। ओके, आप कुछ जनरल टिप्स देना चाहेगी लोगों के लिए कि जब भी जब भी वो कोई मिलते हैं किसी से जिनको अटैक्सिया ये कंडीशन है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे कोई जनरल टिप्स आप बताना चाहेंगे? जनरल तो मैंने महसूस किया कि अटैक्सिया के बारे में लोगों को जनरली जानकारी नहीं होती। वो क्या डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्यों प्रॉब्लम होती है, इस बारे में कोई जानता नहीं अच्छे से। और जो भी मिलता है वो ये ना उनके हिसाब से ही लेक्चर देने लगते, नहीं तुमको कुछ नहीं है, तुम इसको मत मानो, तुमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तुम सब कर सकते हो। ये ना एक मोटिवेशन टाइप ही हो, पर वो इस तरह से बोलते हैं। पर ये प्रॉब्लम तो है, और इसको एक्सेप्ट करना मेरे को लगता है सबसे बेटर। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना कि हाँ हमें ये दिक्कत है और हम क्या कर सकते हैं इसके बाद में, वो अपने को पहले सोचना है। नहीं करेक्ट। तो नहीं मानना या छुपाना, इससे काफी दिक्कत आती है लोगों से, करेक्ट, तो पेशेंट को पहले ज्यादा दिक्कत आती है। तो एक्सेप्टेंस के बारे में आपने बात की, और छोटी-मोटी चीज़ें जैसे उस इंसान से बातें करते वक़्त थोड़ा टाइम लेना, उनको रिस्पॉन्स के लिए वक़्त देना, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद कर देना या कम करने की कोई ज़रूरत हाँ, नहीं है, राइट? इन इंडिविजुअल्स को भी अपना ओपिनियन रखने की स्पेस हाँ, देना। इन्हें आप एक्सेप्ट करो अपनी प्रॉब्लम को, और फिर लोगों से खुल के बात करो जैसे बात कर सकते हो, तो उससे राइट। काफी फर्क पड़ता है। ओके। क्योंकि अडिक्शन पेशेंट मेंटली तो काफी स्ट्रांग होते हैं, उनको प्रॉब्लम केवल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है मेनली। तो इस वजह से अगर वो दो मिनट मैं पानी बनना, 2 सेकंड 2 सेकंड। तो मैं क्या कह रही थी? एक्सेप्ट हाँ, करना ये पेशेंट मेंटली अटैक्सिया स्ट्रांग होते कंडीशन। हैं, और उनको ये ना सब बातें समझ में आती है, उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ अच्छे से पता है। तो अगर इनको ये ना थोड़ा सा ये अपने व्यूज रख सकते हैं लोगों के सामने, तो बहुत अच्छा रहेगा इससे। यानी ज़्यादा इंक्लूजन होना चाहिए आपका।
ज़्यादा आपका इंक्लूजन होना चाहिए सोसाइटी में। आपको भी एक सोसाइटी का ही हिस्सा समझे, आपके हाँ ओपिनियन को भी हाँ, सोसाइटी इम्पोर्टेंस में दे। हट के नहीं, सोसाइटी में आप इन्वॉल्व हो, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बोलो, या आपकी खुद की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में आप ओपिनियन दे सकते हो। राइट, ओके। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन पे अटैक्सिया के बारे में सबके लिए? अटेक्सिया के लिए सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करो। ये प्रॉब्लम मुझे क्यों है या किस वजह से हुई है, ये इन चक्कर में न पड़ के उसको किस तरह से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या उपाय है जिससे अपन ये अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बेटर तरीके से लाइफ लीड कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा सोचना जरूरी है। ओके। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जी कहिए, आपको और कुछ कहना है? नहीं, मैं एक अभी आजकल ड्रग का बहुत चल रहा है, ड्रग मतलब दवाइयों का, मेडिसिन के बारे में अटैक्सिया हम्म। क्योर के लिए। तो काफी सालों से हम सुन रहे हैं कि अब बस आने वाली है, फाइनल स्टेज पे ट्रायल है, तो अब आ जाएगी। तो उस पर है मेरा ये कहना है कि ड्रग्स ये ना क्योर जब भी आती वेलकम है, वो तो सभी चाहते हैं क्योर उसके लिए, पर उसके लिए इंतजार में बैठने से अच्छा है कि हम ये ना जो भी अपनी कंडीशन है उसको मेंटेन रखें, जैसे फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी, उस मदद से, डाइट की मदद से अपनी में जो फिजिकल कंडीशन है उसको मेंटेन रख सके, बरकरार रख सके। तो ड्रग्स भी शायद जल्दी इफेक्ट करेगी, और जो भी उसके साइड इफेक्ट भी होंगे तो उसको अपन बियर कर सकेंगे, ये नहीं, ये रहेगा, राइट। मदद तो मिलेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी है कंडीशन, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। राइट, ये बहुत अच्छा हाँ मैसेज दिया आपने। मैंने आपका अटैक्सिया अवेयरनेस सोसाइटी का वेबसाइट देखा, और उसके ऊपर जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आपका पर्पस है कि अवेयरनेस फैले, और उसके अलावा आप ये भी कहते हैं कि आपको रिसर्च एनकरेज करना है अटैक्सिया के बारे में। तो हाँ आपको रिहैबिलिटेशन जितने प्रोफेशनल्स है या न्यूरोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर्स है जो अटैक्सिया के साथ डील करते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो हम पॉसिबली हम इन पेशेंट्स के साथ डील करें, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक ही कहना है अभी तो, कि जो भी नए पेशेंट आते हैं अटैक्सिया के पेशेंट, तो उनको ये ना अडिक्शन के बारे में केवल इतना बता के कि इसकी क्यों नहीं है बता के छोड़ने से अच्छा है उनको जो जरूरी है उसके लिए इनकरेज करें, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, उसके लिए इनकरेज करें। और उसके सिवाय वो लाइफ, जितना भी लाइफ स्पान उनको मिलता है, वो बेटर तरीके से कैसे जी सकते हैं वो पता है। इसके साथ ही अगर वो उसको उनको जो भी अडिक्शन के लिए काम करने वाली एनजीओज हैं, जो भी सोसाइटीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पेशेंट तुरंत ही कांटेक्ट कर सकें, उनको मालूम पड़ सके क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट, ओके। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू वंस अगेन। आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है आज, और हम बहुत खुश हैं आपका स्पिरिट देख के, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, आपके अच्छे काम के बारे में और अटैक्सिया के बारे में।
ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसके थ्रू अधिक से अवेयरनेस स्प्रेड करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।